हमने सुना है कि आपकी माँ के कहे शब्दों ने आपके जीवन को एक लक्ष्य दे दिया था। कि माँ हमेशा कहती थी कि अपने अंदर के बच्चे को तुम जब तक जिंदा रखोगे तुम्हारा पोएट हंसता खेलता रहेगा। हम जिंदगी में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक माँ एक ऐसा ऑर्बिट होती है जहां पहुंच के हम बच्चे हो जाते हैं। ओह माय गॉड, आई नेवर थॉट कि मैं पॉडकास्ट करते हुए रो पड़ूंगी। कोई बात नहीं, आने दीजिए ये भी। वक्त ऐसा भी रहा होगा जब तालियां कम थी और शंकाएं थी कि पता नहीं कितनी सक्सेस मिलेगी। जब बाहर तालियों का बहुत शोर नहीं था तो अंदर एक हलचल थी। अब जब बाहर बहुत शोर है तालियों का तो अंदर एक ठहराव है। 3-3:30 बजे हमारी जनरेशन में जब पिता दरवाजा खोलते थे तो सिर्फ दरवाजा नहीं खुलता था, जूता भी खुलता था। ओह गॉड। अच्छा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी भी रहा आपकी लाइफ में जिससे मिलने से पहले आप बड़े नर्वस थे लेकिन मिलने के बाद एकदम आसान लगने लगा? जावेद अख्तर साहब। और हमने ये भी सुना है कि जगजीत सिंह जी आपके लिखे शब्दों को अपने अंदाज में बदल। हाँ, वो सबके बदलते थे। अच्छा, क्या एक कवि की जिम्मेदारी सिर्फ खूबसूरत लिखने की है? क्या एक फर्ज नहीं बनता कवि का कि वो बेचैन भी करे समाज को कभी कभी? जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। आपके हिसाब से प्यार निष्कपट होता है या मोहब्बत में भी थोड़ा स्वार्थ छुपा होता है? प्यार जो है वो लेने का नाम तो है ही नहीं। प्यार में सबसे बड़ा स्वार्थ है कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो आप परम भक्त हैं शिव के। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। वेल, आप आए, बाहर आई। नहीं, मैं भी अपनी 2 पंक्तियां आपकी नज्र करता हूँ पूनम जी, कि तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, ओहो, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती। ओह गॉड, ये तो आपसे बात करना, हम लोग इतने दिनों से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जी। मैं आपके पूरे सोशल मीडिया को देखता रहता हूँ, एस्थेटिकली, एडिटोरियली और तमाम चीज़ों में इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। मेरा खुद मन था कि जब भी कभी आऊं, और ये जो आपने मौका फराहम कराया कि आपने आलोकनामा बिल्कुल स्पाइसी शुगर्स में हम करने जा रहे हैं कल, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और ये जो दिल से दिल की बातें होंगी, ओह यस, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हमें मजा आने वाला है। एंड मैं अभी बोलना चाहूंगी कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी। भगवान ने जैसे जब देता है ना, ईश्वर तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बात तो हो रही थी पॉडकास्ट की और साथ में आलोकनामा लेकर आप आए हैं, तो आगरा के भाग खुल गए, हमारे भाग खुल गए हैं। मैं तो यही कहूँगी। तो शहर मोहब्बत कहते हैं इसको शायरी की जबान में, तो मोहब्बतों का शहर है। तो आप सबकी मोहब्बत में बंध के हम आ गए हैं। और अब तो आज हमारे बीच में है शब्दों के जादूगर आलोक श्रीवास्तव जी। इसको करेक्ट कर लीजिए। मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ स्टूडेंट ऑफ पोएट्री या स्टूडेंट ऑफ गजल, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं तालिबे इल्म। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जादूगर तो नहीं, हाँ, उस जादू को सिखाने का जो स्कूल है जी, उसकी सबसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ सबसे कमजोर स्टूडेंट। ओह गॉड। आलोक जी, आपके क्या कहने, मतलब मुझे तो लगता है मैं हर लाइन को सुनकर नतमस्तक होती रहूंगी, आत्ममुग्ध होती रहूंगी। मुझे लग रहा है कि मैं भी अपनी हिंदी को थोड़ा सा और बेटर कर लूंगी आपके साथ बैठकर। खैर, आपके बचपन की गलियों में चलते हैं आलोक जी। हमने सुना है कि आपकी माँ के कहे शब्दों ने आपके जीवन को एक लक्ष्य दे दिया था। तो क्या है वो बचपन का किस्सा जब आपको पहली बार लगा था कि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं? वो किस्सा जो हर जिंदगी के तो ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे किस्से होते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देते हैं जी। तो हुआ, वो बहुत लंबा किस्सा है कि जब लॉ लगी कि हाँ लिखना है, तो जो फैमिली है
वो पूरी फैमिली गवर्नमेंट जो कह सकते हैं आप ऑफिसर्स की फैमिली है। अच्छा। सारे शासकीय अधिकारियों का परिवार है। अच्छा। उसमें एक सबसे छोटा जो लड़का है, बच्चा है, उसको उस वक्त, ये मैं मिड 80s की बात का शायद आपने निकाला है कहीं से, तो वो उसको लॉ लग गई। अपने बड़े भाई उसके लिखते थे, अच्छा। बड़े लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार थे। अच्छा। और आनंद श्रीवास्तव सहर के नाम से वो लिखते थे। सहर उनका तखल्लुस था, पोएटिक नेम था। तो इसे भी लगन लग गई कि लिखना है। तो माँ जो थी वो तो फेवर में थी, लेकिन पिता जो हमेशा होते हैं कि पिता आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन दरअसल वो होते आपके फेवर में ही हैं। बिल्कुल। जिन चीजों को वो सफर करके आए हैं, अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी और उर्दू का भी, जी। तो उससे आपको बचाना चाहते हैं। जी। तो फादर थोड़ा सा अगेंस्ट थे कि पहले ये सब कर लो, उसके बाद। और भैया उनके लिए एक मिसाल थे कि देखो, मुन्ना जो है उनका घर का नाम था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक रोज सुबह सुबह लौटे थे अपनी किसी एक पोएट्री के शौक को पूरा करके। तो जब घर पहुंचे तो पिताश्री ने दरवाजा खोला था। मैं अपने शो में भी बताता हूँ अक्सर, 3 साढ़े 3 बजे हमारी जनरेशन में जब पिता दरवाजा खोलते थे तो सिर्फ दरवाजा नहीं खुलता था, जूता भी खुलता था। ओह गॉड। तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पूजन हुआ। अरे। उसके बाद जब सुबह माँ से जी। मुखातिब हुए, माँ आई, जी। तो जिस शब्द की आप बात कर रही हैं, और तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए पिताजी, जितना चाहते हैं मैं उतना पढ़ लूंगा, जी। पर मैं बनूंगा तो राइटर ही। बिल्कुल। और एक रोज जो है मेरी गजलें, नज़में, गीत, तमाम जो बड़े साहित्य के हिंदी उर्दू के रसाइल हैं, मैगजीन्स हैं, उनमें पब्लिश होंगे। और बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं वो मेरी गजलें और गीत गाएंगे। क्या बात तो है। मेरी जो ये माँ, मैनिफेस्टेशन था जी आपका एक तरह जी, से। अब उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन कहा इतनी शिद्दत से था। और माँ जो थी वो उर्दू की बहुत अच्छी जानकार थी, भोपाल से थी। तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बोला था, आमीन, जो बाद में मेरी किताब का, पहली किताब का नाम भी बना, आमीन। बहुत खूब। तो जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि लफ्ज जो होते हैं वो अपने अंदर एक रोशनी को छुपाए रहते हैं, और उस रोशनी से आप अपनी जिंदगी को रोशन कर लें। कोई एक लफ्ज है वो अपने अंदर अपनी एक आभा छुपाए हुए है, उसकी संवेदना तक, उस शब्द के अर्थ तक पहुंचना, या उस शब्द को लेकर कि यार माँ ने आमीन कहा है तो अब हर चीज आमीन ही होगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये शब्दों की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ये माँ का कहा आमीन आपकी जिंदगी का एक तरह से वो बन गया पूरा। हाँ, वो जब क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आप जो कुछ करते हैं जी। वो आप अकेले नहीं करते, बिल्कुल। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की एक ब्लेसिंग्स, दुआएं मेरा होती मेरा शेर है कि जी। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। वाह। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। बहुत खूबसूरत, तो बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग जो भी करते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, पर हमारी पटकथा जो है उसको लिखने में, उसको लिखवाने में बहुत सारे कलम, बहुत सारी स्याही और बहुत सारी ब्लेसिंग्स काम ये कर रही हो हमारे अपनों की भी होती है, हमारे गुरुओं की होती है, जी। परमपिता परमात्मा का होता है कुछ लिखा हुआ। उस प्रारब्ध को, उस डेस्टिनी को आप जी रहे होते हैं, आप उसका पार्ट होते हैं। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि सब चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं, आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। सो मैंने वो चीज समझी कि हाँ, ये अगर इनके मुखारबिंद से ये निकला है सुबह सुबह आमीन तथास्तु, तो कहीं ना कहीं मेरे स्वप्न को पूरा करेगा। वाह। तो आपकी लिखी पहली पंक्तियां जो थी वो किसके लिए थी, जब आपको ये, या आपको ये साथ में जब ये एहसास भी हुआ था आपको कि ये सफर आपका जो शौक है वो जिंदगी बन जाएगा? वो एक दोस्त के साथ का वाकया है जी। और मैं पूरा
वाकया तो आपको इसलिए नहीं सुनाऊंगा वरना फिर आप मेरा शो नहीं देखेंगे। तो लेकिन बहुत एक्साइटमेंट। हाँ लेकिन ये हुआ था कि हम लोग कॉमन स्टडीज करते थे और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था। मेरे जो जी। दोस्त थे वो सब इंजीनियर डॉक्टर बनने के मेरे अपने ड्रीम्स थे, उनके अपने बिल्कुल ड्रीम्स थे। बिल्कुल। तो एक मौके पर ये मेरे एक दो दोस्तों को लगा, शायद वो उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा कि अरे यार तुम पढ़ते लिखते हो नहीं और शेर व शायरी करते रहते हो, तो जो हम नहीं, कल से हम लोग साथ नहीं पढ़ेंगे। तो बड़ा जी। तो वो बेचारा चल दिया। जो मैं था उतर के टेरेस पे से हम लोग पढ़ते थे और पलट कर वापस थोड़ा सा नीचे रो धो के, यार तुमने मुझको जो है बड़ा सब दोस्तों के सामने बेइज्जत किया और ऐसा। तो पलट के गए और जाकर उसको दो शेर सुनाए। वो थे कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा। सितारा। वाह। और एक दिन सब मेरे लफ्जों से उजाला लेंगे, एक दिन सब मेरे लफ्जों से उजाला लेंगे, मेरी मुट्ठी में नई सुबह का तारा होगा। तो ये पहली पोयम थी और ये बाद में पब्लिश भी हुई और बड़ी, अब तो मेरे शो की पहली पोयम भी ये होती है, बड़ी मशहूर हो चुकी है। बहुत खूब। तो ये इसको मैं ऑफिशियली अपनी पहली पोयम मानता हूँ, जो जवाब में कही थी। क्या खूब। तो आलोक जी, आप इस क्षेत्र में आए, ऐसा तो होता नहीं है कि आते ही आपको सफलता मिल जाए। बहुत कुछ संघर्ष होता है और सबकी लाइफ में संघर्ष, और मुझे लगता है कि बिना संघर्ष के अगर आपको सफलता मिल जाए तो उस सफलता का कोई मायने भी नहीं होता। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा होगा जब तालियां कम थीं और शंकाएं थीं कि पता नहीं कितनी सक्सेस मिलेगी, कहाँ तक पहुंचूंगा। तो ऐसे में आपको कौन सी बात लिखने के लिए इंस्पायर करती थी? एक वो जो आमीन वाला इंसिडेंट है उसे याद रखिएगा। एक चीज क्या होती है ना पूनम जी, व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी कमियां क्या हैं और उसकी खूबियां क्या हैं। मैं ब्लेस्ड हूं कि मुझे मेरी परवरिश ऐसी मिली कि जिसमें मुझे ये एहसास बहुत कम उम्री में हो गया कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूं और ये मैं नहीं कर सकता जी। जहां आपको जिस पॉइंट पे आपको ये पता चल जाता है, जिस जिंदगी के जिस लम्हे में आपको ये पता, हम अक्सर उन कामों के पीछे दौड़ते भागते हैं जो दरअसल कुदरत ने हमारे लिए बनाए नहीं है। हम अपनी उन क्वालिटीज को इम्प्रोवाइज नहीं करते, हम अपनी उन क्वालिटीज को नहीं देखते इंडिकेशन मिलने के बावजूद, जो हमारे अंदर सबसे अच्छी है, ज्यादा अच्छी, क्योंकि हमें ना वो एक वो है ना, कहते हैं ना ब्लैक डॉट दिखता है। हाँ जी हाँ। सो दैट मुझे ये समझ आ गया था कि मैं दिखता भले ही अच्छा नहीं हूँ लेकिन लिखता बहुत अच्छा हूँ। आपकी खूबसूरती आपके लफ्जों ने इतनी बढ़ा दी है कि ये आलोकमय हो गया है पूरा। वर्ड नहीं था लेकिन हाँ, उस वक्त जब आपने तालियों के शोर की बात की, जिस वक्त तालियों का शोर नहीं था जी, उस वक्त अंदर बहुत शोर था। और अब इस मकाम पर आकर जब सामने तालियों का बहुत शोर है, कल भी आप अपने शो में देखने वाले महादेव ने चाहा, मैं नजारा अभी से ही उस नजारे को इमेजिन कर रही हूँ। तो जब बाहर तालियों का बहुत शोर नहीं था, वो बहुत वाहवाही नहीं थी, तो अंदर एक हलचल थी, एक छटपटाहट थी कि कुछ करना है। अब जब बाहर बहुत शोर है तालियों का, प्रशंसा का, तारीफ का, वाहवाही का, तो अंदर एक ठहराव है कि अब यही करना है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जब हम ये समझ लेते हैं कि बाहर का शोर और अंदर की खामोशी, और अंदर का शोर और बाहर की खामोशी, इन दोनों को कब स्विच करना है, तो जिंदगी वहां बड़ी आसान हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। वाह, क्या बात है। अभी आप जैसे माँ की बात कर रहे थे तो मैं कहीं फिर से माँ की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ आलोक जी। लेकिन मैंने ना नोटिस किया कि जैसे आप बोल रहे थे ना, अभी ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे भी कोई भी कुछ भी छोटा सा भी अचीवमेंट होता था
तो मैं मम्मी को फोन करती थी सबसे पहले, मम्मी ये हो गया, ऐसा हो गया, अब मैं इस गेस्ट को ला रही हूँ स्पाइसी शुगर्स में, या अब मैं ये नया करने वाली हूँ। तो उनकी ब्लेसिंग्स एक अलग ही लेवल की होती मैं थी। आपको एक बात बताऊं, जी। हम लोग शायद एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। हम जिंदगी में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हम्म। उम्र के हिसाब से, जी। तजर्बे के, जी। अनुभव के हिसाब से, लेकिन एक माँ एक ऐसा ऑर्बिट होती है जहां पहुंच के हम बच्चे हो जाते हैं। हमारे बिल्कुल। बच्चों के बच्चे हो चुके होते हैं तो भी हम बच्चे रहते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता, मेरी माँ हमेशा कहती थी, मैं अक्सर इमोशनल हो जाता था, आग भर जाती थी, तो वो मुझसे कहती थी कि ये जो है ना, ये जो बात बात पे तुम्हारी आंख भरती है, ये जो है यही तुम्हारी पावर ऑफ पोएट्री रहेगी। वाओ। क्योंकि ये जो इमोशनल। इमोशनल टच है, जी। यानी अपने अंदर के बच्चे को तुम जब तक जिंदा रखोगे, ये बिल्कुल। उनके वर्ड्स थे, मुझे याद है कि अपने अंदर के बच्चे को तुम जब तक जिंदा रखोगे, तुम्हारा पोएट हंसता खेलता रहेगा। वाओ। तो ये जो, जैसे हम लोग, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है बिल्कुल। कि गुरु से पहली गुरु माँ होती है। बिल्कुल, सबसे पहली गुरु ही माँ है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो मंत्र जो मुझे मेरी माँ के करीब रह के मिले, जी। वो उनमें ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। जी। अब माँ नहीं है ना, तो मुझे लगता है मुझे अभी भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हाँ, मैं आपको ऐसे- एक चीज छोटी सी जी। इंटरप्ट करूंगा। हम अक्सर बात करते हैं, मेरा बेटा, नीतू, जी। विशल, हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और सुन रहे होते हैं और हमें पता है कि ये पोएट्री, जैसे एक फिल्म आई थी मेरा साया, जी। सुनील दत्त साहब हाँ की, जी। साधना हाँ। जी की। हाँ। उसमें राजा मेहदी अली खान साहब का एक सॉन्ग है, बहुत जी। प्यारा, लता जी ने गाया, मदन मोहन साहब ने कंपोज किया, तू जहां जहां चलेगा मेरा मेरा साया साया साथ साथ होगा। होगा। अब देखिए कि पत्नी फिल्म में वाइफ नहीं रही है, और जो उसका लवर है, हस्बैंड है, जी। वो फील कर रहा है कि मेरी वाइफ कहीं आसपास, बिल्कुल। उदयपुर की शूटिंग है वो। तो उसके लिरिक्स आप जब सुनेंगी तो आपको, अगर आप मेरे ही इमोशनल प्लेटफॉर्म पर हैं, मुझे वो गाना कभी लव साइड से नहीं लगता कि मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में, तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साया साथ होगा। ये तो मैं इमोशनल, मैं अगर जब मैं सोच रही हूँ मुझे लग रहा है मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही मैं हूँ अगर आज। बिछड़ भी जाऊं हम्म। तो भी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंख नम न करना, वाओ। तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया। ओह माय गॉड। आई नेवर थॉट कि मैं पॉडकास्ट करते हुए रो पड़ूंगी, बट दिस इज सो ट्रू। मुझे लगता है कि वो जैसे भगवान से मेरे लिए ब्लेसिंग्स मांग रही हैं कि इसको डबल ब्लेसिंग दो, अब मैं नहीं हूँ, इसको ज्यादा जरूरत है। सो That's so true. आप ना, अगर आप प्योर सोल हैं, जी। आप बिलीव, मुझे नैपकिन चाहिए। कोई बात नहीं, आने दीजिए ये भी। जी। अरे तो मेरा भी तो नंबर है अभी। आज तो इमोशनल बंदे मिल गए हैं। तो आपकी वो बेहद खूबसूरत कविता मेरे हिस्से आई अम्मा, वो सुनना चाहते हैं। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हम पंच तत्व से बने हैं। जी। मुझे लगता है कि एक छठा तत्व और है, और वो क्या है कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, झरना, दरिया,
झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। वाह, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई तुरपाई अम्मा। अम्मा। वाह, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से आई अम्मा। वाह, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। आपके शब्द जो है ना बहुत शुक्रिया। दिल में उतरते हैं, बहुत शुक्रिया। मतलब अंदर तक ना टच करते हैं सच में। बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आवाज जो है उन्हें और भी ज्यादा बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बना देती है। बहुत शुक्रिया। आपका जैसे मानना था कि आप चाहते थे साहित्यकार बने, लेखक, गीतकार और बहुत कुछ आप जो करना चाहते थे, कवि बने। आपके माँ से भी आपने यही वादा किया था और ईश्वर ने आपको ये सब कुछ दिया भी है। आपको बहुत से साहित्यिक पुरस्कार मिले, 3 बहुत ही बेहतरीन आपने किताबें लिखी। बतौर कवि लेखक आप देश विदेश गए हैं और आपको सब कुछ मिला है साहित्यकार बन के, लेकिन फिल्मों में आना कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है जी, कि जो एक फील्ड होता है उसके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं किसी एक फील्ड की। मतलब राइटर सिर्फ पत्र पत्रिकाओं तक, मैगजीन्स तक और या फिर मंचों तक। जी, मैं हमेशा जो अपनी आने वाली बाद वाली जनरेशन है उसको भी बोलता हूँ कि आप जब साहित्य की बात करते हैं तो आप सबके हित की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी साहित्य को सिर्फ मैगजीन्स में ही पढ़ रहा हो, सिर्फ मंचों से सुन रहा हो। जी, बहुत अच्छे। अभी हम दोनों इमोशनल हो गए। जी, बिल्कुल उससे अच्छा कोई साहित्य होगा? नहीं हो मतलब सकता। राजा मेहदी अली खान साहब के गाना है, वो गीत है, हमने अपनी अपनी माँ को याद किया दोनों और के दिमाग में आ और दोनों के दिमाग में एक ही छवि बनी। तो ये क्या है? ये हमारे हित की बात की ना बहुत मेहदी अली खान साहब ने। बिल्कुल तो सही। अगर वो किसी एक संचार माध्यम से किसी एक अलग उससे आ रही, तो मुझे फैसिनेशन था कि मैं अपनी चीजों को, अपने लिखे को सिर्फ अपने तक ना रख के औरों तक पहुंचाऊं। तो उसमें जो जो भी मुझे जाविये, जो भी मुझे माध्यम दिखे, जो भी कोण दिखे, उन उन तमाम चीजों को मैंने एक्सप्लोर किया, उनकी तरफ मैं। लेकिन एक होता ना कि आप एक तो किसी चीज को लेकर आपका फैसिनेशन है, जी, मगर जब तक उसमें पैशन आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो वो फैसिनेशन आपका फैसिनेशन ही रह जाएगा। आपको वहां पर फोकस होना पड़ेगा, आपको वहां पर पैशनेट होना पड़ेगा, जुनून चाहिए। जुनून चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने ऐसी चीजों को, और मेरे आसपास भी जो लोग रहे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिन लोगों को पढ़ पढ़ कर मैं बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ पोएट बना, तो मुझे उनके साथ पढ़ने का भी मौका मिला। जी, चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हो, निदा फाजली साहब हो, जावेद अख्तर साहब हो। जी, तो ये इन लोगों को मैं पढ़ता था बचपन में, और बाद में देश विदेश मैंने इनके साथ मुशायरे पढ़े, इनके साथ जर्नी की। तो सफर में बहुत सीखा, और उन्हीं से ये भी सीखा कि उनकी शायरी या उनकी कविता सिर्फ अक्षरों और पन्नों तक महदूद नहीं है, सीमित नहीं है। कोई गुलकार, कोई सिंगर खड़ा होकर उसको गा रहा है और लोग उसे सुन रहे हैं। तो एक आता था मन में कि यार कभी, और फिर माँ से तो प्रॉमिस किया ही था कि सब गाएंगे। तो वो शुरुआत वैसे हुई, और वो मैं हमेशा छोटे से जुमले में कहता हूँ कि वो मेरा फैसिनेशन ज़रूर था, मगर मैंने उसको पूरे पैशन के साथ जो है टारगेट किया। तो ऐसे वो शुरुआत जी हुई। और नए लोगों को भी मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आप ये देखते रहो कि आपका ये कलाम, आपकी ये पोयम, आपकी ये पोइट्री कहाँ कहाँ तक जा सकती है और किस तरह जा सकती है। क्या तो थैंक्स टू सोशल मीडिया
कि आपको ना एडिटर की ज़रूरत है, ना किसी मैगज़ीन की ज़रूरत है। आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आपकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, बिल्कुल फॉलोअर्स हैं, आप पोस्ट कीजिए। बिल्कुल। तो आलोक जी, फेम के इस सफर में आप जैसे आगे बढ़ते गए तो कभी कभी लगता है कि हम दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो साथ में कहीं ना कहीं आप अंदर से लगता है कि एक धुन सवार है जिसकी वजह से कहीं एक मानसिक शांति भी जाती है। तो इस फेम के सफर में वो बचपन का सीधा सादा सा आलोक क्या बोलता है, क्या कहता है कि असली खुशी क्या है आपकी? असली खुशी तो ये है जो आपके साथ बैठे हैं, बिल्कुल। और हर वो काम जो आप करना चाहते हैं, सचमुच में अगर वो आप कर पा रहे हैं, तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी खुशी वही है। ये बात तो मैं हमारी बिल्कुल। हमारे पूरी सोसाइटी में अगर हम देखें, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मगर अधिकतर लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। वो मानसिक अशांति है उनकी। हाँ, तो मुझे तो इस बात, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं जो करना चाहता था जी वो कर रहा हूँ अब। बिल्कुल। और जैसे मैं अपने उसको देखता हूँ, अपने सिनेरियो को पूरा, तो मुझे लगता है, और मैं नए लोगों से भी कहता हूँ, राइटर से, कि भाई जो करना चाहते हो वो करो। बिल्कुल। मतलब मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आता है। हमारे जो पुत्र हैं, अंशल, उन्होंने 12th पास की। जी तो एक फियर होता है, एक प्रेशर होता है पेरेंट्स का, जैसे मुझे भी था। बिल्कुल। तो नीतू जो मेरी वाइफ है वो घर गई हुई थी, अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलिए डिनर पे चलते हैं। तो मतलब ये नहीं कि जो मैंने किया वो आगे जनरेशन को मैं नहीं चाहता कि वो करे, ठीक है। तो उन्होंने हम लोग डिनर पर गए, और उन्होंने जी फिर मुझे बड़ी हिम्मत करते हुए कहा कि देखिए, आपने अब तक कहा मुझसे कि पढ़ना है, तो मैं जितना ताकत लगा के फ्लॉलेस मैंने 12th कर लिया, इंटर स्कूल जी कर लिया। जी अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकता, जी मैं चीज़ों को रट नहीं सकता, मैं प्रैक्टिकल उनको स्टडी की लाइफ तरफ जाना में। चाहता हूँ। हाँ हाँ। मैं चूंकि टीवी जर्नलिज्म से हूँ, जी 20-25 साल आई वॉज वर्किंग विथ आज तक, आज आपको तक के पता ही साथ। है, जी लंबे बिल्कुल। समय तक जुड़ा रहा। जी तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रैक्टिकल, तो मैंने कहा आपने अपने बारे में सोचा कि आपको करना क्या है? तो बोले देखिए मुझे ना फिल्म जर्नलिज्म करना है, और उसमें मैक्सिमम जो पढ़ाई वो प्रैक्टिकल होती। तो बाप क्या चाहता है, चौपड़ी और दो। एक तो ये कि बच्चा जो है वो ये सोच रहा है जी कि उसे किस चीज़ में खुशी मिलेगी या किस में उसका बेस्ट दे सकता है वो, जी एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आपको ये लग रहा है कि चलो यार ये मेरी ऑर्बिट में आ रहा है, हाँ यानी एक गाइड इसको मेरे अंदर भी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। मिलेगा। हाँ तो मैं हमेशा इस चीज़ को, चूंकि मेरी माँ ने मुझे जी कहा कि ठीक है तुमको राइटर बनना है, तुम राइटर बनो, उन्होंने मुझे पुश किया, मोटिवेट किया। बाद में जब कुछ होने लगा तो पिताजी भी करने लगे, घर के और लोग करने लगे। बिल्कुल तो ठीक बात। हाँ सवाल जो आपका है उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब ये है कि जिंदगी में आपको जिस चीज से खुशी मिले, असल जिंदगी वही है। बहुत। और हम लोग इसी चीज को मिस करते हैं कि हम लोग जहां जीना होता है वहां नहीं जीते, जहां नहीं जीना होता है हम वहां जीने की कोशिश करते हैं। बहुत सही बात है। और ये चीज आप बोल रहे हैं तो मैं फिर से इस बात से रिलेट करती हूँ आलोक जी, क्योंकि मैंने भी जब ये सब अपने काम शुरू करे, देन आई रियलाइज्ड कि नाउ नाउ आई एम लिविंग माय लाइफ, यही Exactly. मुझे चाहिए था। एक्चुअली पूनम जी, एक और बात मैं आपसे कहूँ, ये मैं किसी जॉनर की बात नहीं कर रहा हूँ, जी हम में से बहुत से लोग जी इस फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और उनको पता नहीं चलता ये फ्रस्ट्रेशन अपने कि हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन जी रहा है। जी हमारी अपनी एक लाइफ होती है, हाँ हमारी फैमिली के अलावा भी हमारी एक जिंदगी होती है। अगर हम उसको 10% भी जी लें हाँ तो वो उस तरह काम करती है जिस तरह मोबाइल डिस्चार्ज हो जाने पर चार्जर के कनेक्टिविटी में आकर चार्ज हो जाता है। बिल्कुल तो मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, जिंदगी में हर इंसान का एक पर्सनल एरिया होता है जी जो 5% 10% उसका होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहती हूँ, इससे पहले मुझे लगता था रात को सोते टाइम कई बार मैं फ़ील करती थी कि मुझे रोना आ रहा है।
मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्यों रोना आ रहा है, वो मेरे अंदर की छटपटाहट थी। तो अधूरा मुझे अधूरापन एक फील होता था, और जब से ये काम शुरू किया मैंने, आई फील आपने क्या किया ना, आपने ये कंटेंट। काम नहीं शुरू किया। जी आप, मैंने आपसे कहा ना कि एक फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर पलता रहता है जिसको हमें बिल्कुल खुद पता नहीं होता। जी हमने क्या किया, आपने एग्जैक्टली क्या किया, आपने वो जो 10% का हिस्सा था ना, उसको आपने अपने तरह के काम और खुशी से भर लिया। बिल्कुल। और जब हम ये कर लेते हैं तो तो आप बड़ा इजी फुलफिलमेंट की एक फीलिंग अंदर से कि आप हल्का संतुष्ट होना। है, हाँ, एक संतुष्टि भी देता है ये, जी, हाँ, उस तरह से आप हल्के हो गए कि अब सही है अब सब। सही। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, इतना आप जैसे आप इतने फेमस हो चुके हैं हजारों लोगों के बीच में, कभी आपको अकेलापन फील होता है, या फिर आप कहेंगे कि ये अकेलापन ही कलमकार की जमीन? ये तो वाकई मैंने सोच के रखा था कि मैं यही कहूंगा। देखिए, क्या है, हमारे बहुत सारे जो बड़े राइटर्स हुए, उन्होंने ये बात अंडरलाइन भी की है। अगर आप फिलोसॉफिकली देखें तो हर इंसान अपने अंदर अकेला है, और जो अच्छे क्रिएशंस हुए हैं जी, वो हमेशा तन्हाई में, शांति से, खामोशी में। खामोशी से, खालीपन से बिल्कुल। और रिक्तता में ही हुए हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बला का शोर है सब तरफ और आप और कंपोजर जो है कंपोज कर रहा है नया गाना। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो एक अकेलापन, एक जो तन्हाई है, वो तो हर क्रिएटर का, वो मैं समझता हूँ मुकद्दर नहीं है, वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसकी जरूरत भी है। जी उसको वो पीस चाहिए बिल्कुल। जब वो अपने साथ रह के उन चीजों को सोच सके जो जमाना नहीं सोच पा रहा है। तो जो सबने सोच लिया, अगर तुमने भी सोच लिया तो फिर क्या सोच लिया। बिल्कुल अगर ठीक कुछ बात। मुख्तलिफ, मुनफरिद, डिफरेंट, अलग, पृथक सोच सकोगे, जी, तभी तो तुम तभी अंडरलाइन हो पाओगे, अलग हो तो पाओगे, अलग हो यूनिक पाओगे, बन यूनिक पाओगे। बन पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये तो हर क्रिएटर का, कि मतलब एक वो रहती है, अनिवार्यता रहती है, बिल्कुल, अकेलापन, तन्हाई। बिल्कुल। मुझे लगता है मुझे रात के वक़्त में अच्छे थॉट्स आते थॉट्स हैं। आते हैं। बिल्कुल। वो- और जो मैं आपको बताऊं एक जी, बड़े हाँ मजे की जी। बात, कि पूरा दिन, पूरा एक समझिए कि फाइल की तरह बांध के रस्सी से जब रख देते हैं, यानी उसमें सोशल मीडिया भी, मोबाइल भी, सब, उसके बाद अचानक से रात को 1 बजे नींद खुलती है। हुँ, अब फिर से एक शुरुआत की जाए, अब वाओ! कुछ चीजें सजाई जाए, है ना, हुँ, अब कुछ जी, चीजों को तरतीब से किया जाए। निदा साहब की कितनी अच्छी गजल है वो, कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। वाओ! ऐसा होता है, अक्सर होता है जी। कि आपको रिक्तता अच्छी लगती है। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने इतने बड़े-बड़े कलाकारों के लिए लिखा है, तो किसी मशहूर चेहरे ने आपकी लाइनों को क्या कुछ इतना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, या ऐसा आपको महसूस कराया हो कि जैसे वो शब्द, आपके ही लिखे शब्द जो हैं, वो जी उठे हों? हाँ, मिस्टर बच्चन। अच्छा। हाँ, मतलब कागज पे जो लफ्ज साधारण सा दिख रहा है, तो वो लफ्ज बदल जाता है। हाँ जी। वो उनके साथ वो लाइट ही लेकिन अलग होती है। आप पहले तो ये बताएँ मुझे अब यहाँ पर कि मिस्टर अमिताभ बच्चन तक कैसे आपका ये शुरू उसके हुआ लिए सफ़र? आपको एक पूरा एपिसोड लगाना पड़ेगा ना। वो एक अलग मैनिफेस्टेशन है, अच्छा, कि अपने आप से वादा किया था जी। कि बच्चन सर, क्योंकि बचपन में हमने दो ही चीजें देखी थी, अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन और दूरदर्शन। तो वो एक अलग मैनिफेस्टेशन था, जी, और वो वाकई सोचा था। जगजीत सिंह, पंकज उदास साहब जी। और बच्चन साहब, हुँ। एक अनफॉर्चुनेटली एक ड्रीम था, मैं कभी उनके साथ काम नहीं कर पाया। लता मंगेशकर जी, हाँ, तो वो बिल्कुल बिल्कुल करीब, यूं समझ लीजिए कि बस प्लेटफॉर्म पर मैं पहुंचा और ट्रेन निकली। तो ओह! ऐसा ही हुआ था वो वाकया। लेकिन हाँ, बचपन से मैंने सोचा था कि ये 3-4 लोग जिस रोज गा देंगे तो कहीं पहाड़ों की कंदराओं में जाकर बैठ जाएंगे कि हाँ वो हो गया। तो ये तो एक वो है, लेकिन हाँ, लफ्ज बदल जाता है। जी, और अक्सर लिखते समय भी अगर पहले पता चल जाए जी। कि मिस्टर बच्चन पढ़ने वाले हैं, या आशु भैया कर रहे हैं, आशुतोष राणा जी, या जगजीत जी, तो जगजीत जी ने तो खैर सिखाया भी बहुत, पंकज भाई, तो इन लोगों के साथ बिल्कुल रेगुलर काम चले और इन्होंने बहुत सिखाया।
एक मेंटोर भी किया, तो वो लफ्ज वैसे आता था कि ये इन पे अच्छा लगेगा, इनकी जबान में आएगा तो कैसा लगेगा। उन्होंने क्या तो वो चेंज आपका क्या रिसाइट किया था अमिताभ बच्चन जी ने? बच्चन सर के साथ जो पहला वो बना था जी कहना चाहिए एसोसिएशन, जी उसके जो उसका कारण जी जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था एज माय एल्डर ब्रदर, आदेश श्रीवास्तव। हाँ जी तो हम उनका एक दिन फोन आया आदेश भाई का कि आलोक, मैं ना दादा कहते थे उनको, कि मैं दादा से एक नेशन पोएम पढ़वाना चाहता हूँ जो नेशन को समर्पित होगी, डेडिकेट होगी। तो वो मैंने लिखा था, साल 2010-12 की बात है। जी आओ सोचें जरा, आओ देखें जरा, हमने क्या क्या किया। एक पोएम थी मेरी, तो उसको शुभा मुद्गल गा चुकी थी। अच्छा एक एल्बम आई थी जो मेरी पहली एल्बम थी, कोशिश, जी 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 जिसमें फैज अहमद फैज साहब को और मेरी नज्म को उन्होंने गाया था, गाया। शुभा दीदी ने, ओके। शुभा मुद्गल जी ने। तो वो पोएम मेरे पास रखी थी, तो वो आदेश जी के पढ़ने में आई। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी है, इसमें एक दो अंतरे नए लिखो, मैं इसको दादा से पढ़वाना चाहता हूँ। जी तो वो पहला काम था। और फिर उसके बाद जब दूरदर्शन 60 साल का हुआ, तो दूरदर्शन की पूरी जर्नी पर मैंने एक पोएम लिखी थी। आओ, वो इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अच्छा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी भी रहा आपकी लाइफ में जिससे मिलने से पहले आप बड़े नर्वस थे लेकिन मिलने के बाद एकदम आसान लगने लगा? जावेद अख्तर साहब अच्छा। और जगजीत जी। ओह हाँ, और जावेद साहब और मुझ में तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बावजूद जी मतलब वो, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, जी महादेव का भक्त हूँ, ये वो जानते हैं, जी और वो हार्डकोर एथिस्ट। बहुत जबरदस्त बहुत इसके जबरदस्त। बावजूद, अच्छा देखिए, कुछ लोगों की खूबी होती है जी कि वो आपको हर उम्र में हम उम्र लगते हैं। वाकई में। मैं फरहान साहब की एज का हूँ ऑलमोस्ट, जी यानी उनके बेटे की उम्र का हूँ, जी लेकिन मुझे जावेद साहब से अब बैठ के बात करते हुए, मिलते हुए कभी नहीं लगता कि मैं अपने फादर फिगर या उनकी एज के उसमें बैठा हूँ। हमेशा दोस्तों की तरह। और क्योंकि आप दोनों की बातें और जो टेस्ट है एक से है। हाँ, वो उसका क्रेडिट उनको जाता है, जी मुझको नहीं जाता। छोटे तो छोटे ही रहते हैं, बड़े अपने बड़कपन में जब होते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के जो बहुत अच्छे लम्हात, बहुत अच्छे टाइम पीरियड रहे होंगे, उनमें से एक है वो करीब 40-50 रोज जब हम यूएस के टूर पे थे, मैं और जावेद अख्तर साहब। तो उस समय मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं कभी कभी सोचता था, एथीस्ट हैं वो, उनके सामने बैठ के कि हे महादेव, तुम कितने कृपालु हो कि जिनके साथ, जिनको जैसा बनने की जी यात्रा, मतलब मैं अपनी सोच में कि मुझे ऐसा बनना है। जी एक होता है ना, आप अपना एक बिल्कुल। आइडियल मान लेते हैं, एक मेंटोर मान लेते हैं। कोई एक्टर है तो वो सोचता है यार मैं बच्चन बन जाऊं, मैं मनोज वाजपेयी या आशुतोष राणा जैसी एक्टिंग करूं। जी एक राइटर होता है, वो सोचता है यार मैं, देखो ये फिल्म का भी आदमी है और ये इल्म का भी आदमी है। वाह हाँ, जी मतलब वो साहित्य के भी व्यक्ति हैं और सिनेमा के भी व्यक्ति हैं, और बिल्कुल। दोनों में कितनी मजबूत पकड़। पकड़ उनकी तो जबरदस्त है। वो नर्वसनेस जो थी मुझे जी उनसे मिलने से पहले, अच्छा और वो उसको उन्हीं ने तोड़ा। अच्छा हाँ, वो बहुत और बड़े, आज भी मतलब बड़े खुलूस से मैं सचमुच में बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। अरे भाई, आप आते हैं बम्बई तो खैर, एक वो, और दूसरा जगजीत जी। जगजीत जी ने तो बहुत बहुत मेंटोर किया। सुनना चाहूंगी मैं वो कहानी आपकी जगजीत सिंह जी के साथ की। एक लम्हा था, ये था कि जब ये प्रण लिया कि नहीं, राइटर ही बनना है, तो लिखने लगे। और उस वक्त जगजीत जी को, पंकज उदास साहब को, मेहदी हसन साहब को, फरीदा खानम जी को, इनको खूब सुनते थे। तो जगजीत सिंह गा दें तो मजा आ जाए। तो गए बम्बई उनके घर से, पास हाँ गए, जी और जाके तो कोई हीला हवाला, कोई पता ठिकाना कुछ नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि कैसेट के पीछे लिखा रहता था वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो, रिकॉर्डिस्ट दमन सूद, क्या बात है। फाउंटेन। हाँ। बस इतना पता। तो फाउंटेन पहुंचे, फाउंटेन पहुंच के 80s की बात है ये। जी 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 कोई फोन नहीं, कोई पेजर नहीं, बस वो काले वाले बड़े फोन होते थे। हाँ ठीक है, धुआं वाले। बिल्कुल तो पहुंचे तो
गए, बताया कि साहब भोपाल से आए हैं हम, जी। जगजीत सिंह से मिलना चाहते हैं। तो दमन सूद ही मिले थे मुझे। अच्छा। तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कब आएंगे? कहले अभी तो बाहर है। तो वहीं मेरा एक दोस्त था साथ में, जिसकी सिस्टर के घर हम रुके थे वैसे ही। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, बैठते हैं। तो हम बैठ गए सीढ़ी पे जाके, वहीं स्टूडियो की फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो था। तो बैठे रहे, एक पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन मेरा दोस्त भाग गया, वो नहीं आया। कहते तुम पागल, बहुत हो गया हमें। बहुत हो गया, मैं नहीं आऊंगा। तो मैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। तो वो जो वहाँ बॉय काम करता था, उसने बताया कि वो लड़का जो है अभी भी बैठा हुआ है। वो नीचे बैठता था जाके, जी को डिस्टर्ब नहीं हो तुम। तो फिर तीसरे दिन को दया आई, उन्होंने बुलाया कि देखो तुम बेवजह बैठे हुए, वो है नहीं। तो हमने बस खबर कर दी थी भोपाल से एक लड़का आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो खैर उनको दया आई, चौथे दिन वो फिर उन्होंने फ़ोन किया। 5वें दिन बुला लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वो आए, तो मिले। तो मैंने सब जो टूटा फूटा, बेतरतीब, खूब खराब, मतलब मैं आज सोचता हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि अपना सैंडल उतार के खुद टुकाई कर दूं अपनी। तो बहुत खराब खराब उनको सुनाया मैंने 10-15 मिनट। तो उन्होंने बड़ा डांटा वाटा, मतलब प्यार से डांटा, अभी कुछ नहीं है। तो वो वही वंस अगेन कि इमोशनल हो गए, वापस नीचे गए, फिर इमोशनल हुए, फिर लौट के आए। अच्छा, उसी टाइम लौट गया? हाँ, उसी टाइम वापस लौट के आया। हाँ। और जी सर साहब कुछ नहीं लगाया। अच्छा। मैं कहा मैं ऐसा क्या करूं, क्या सीखूं कि एक रोज मेरी गजलें जगजीत सिंह गाएं। वाह। तो उन्होंने रोते हुए देखा तो कहा कि देखो तुम आज तो तैयार नहीं हो, ये तो तय है, पर ये जरूरी नहीं है कि तुम कल भी तैयार नहीं रहोगे। तो अपनी तैयारी करो और तैयारी करके आओ। स्टोरी बहुत लंबी है। 1994 का ये किस्सा है। एंड कट टू 1997, वो मेरी गजल गा रहे थे और जो जो उन्होंने कहा था वो मैंने सब सीखा। वाह। तो ये किस्सा है। बहुत खूब। वाह, इसको कहते हैं असली मेहनत और मेहनत का रंग लाना। नहीं, इसमें इसमें जगजीत जी जैसी बड़ी शख्सियत जो हैं और उन जैसे जो लोग हैं, जी उनके बनाने के तरीके को भी हमको, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, बिल्कुल। वो शेर भी है, राहत साहब का शेर है जी जी कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, जी। लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो लोगों के बड़कपन का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, तो हमने ये भी सुना है कि जगजीत सिंह जी आपके लिखे शब्दों को अपने अंदाज में हाँ, बदलते वो थे। सबके बदलते थे। अच्छा। और एक तो मेरी एक गजल है जी। जो गाई है पंकज उदास साहब ने, हाँ जी हाँ जी। मगर उसे इस्लाह किया जगजीत जी ने। अच्छा। और बड़ी मजे का किस्सा था कि मैं उनको सुनाता था। अच्छा, फिर वो जब वो गा चुके मुझे, तो थोड़े से हम भी लाड़ में आ गए। हम भी रोज रोज उनको हर दूसरे तीसरे रोज फोन करते थे, अच्छा। तो गजलें सुनाते थे। तो मेरी एक गजल है कि जिसका शेर मैंने आपकी नजर किया था शो के शुरुआत में ही, तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग हाँ जाती जी हैं, हाँ जी हाँ मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। जी। तो उसमें एक शेर था कि तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, हम्म। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। वाह। तो जगजीत जी को मैंने सुनाया तो उन्होंने इसमें पहले था कि तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सांसें का काफिया तुम ऊपर भी लाए हो और फिर रिपीट भी हो रहा है, जी तो अब उजाला की भी बात तुम कर रहे हो, जी। तो इसको ऐसे कहो कि तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। वाह, तो एक नया काफिया भी आएगा, बिल्कुल। कैनवस भी बड़ा हो जाएगा। जी जी जी। तो और खूबसूरत बनाई हाँ, है उन्होंने। अम्मा वाली गजल, अच्छा। उसका मतलब ऐसे था, पहला शेर, चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नजर पर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन था। तो मैंने जब उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा देखो इसमें ना चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नजर पर छाई है ना, तो पर छाई का साउंड आ रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ। वो साउंड को बहुत महत्व देते राइट थे राइट। कि हाँ। आप जब पोयम कह रहे हो, और यही जावेद साहब भी सिखाते हैं कि वो साउंड जो है ना, वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। जी सुनते समय अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है
तो फिर वो पोएट्री अगर मीटर और बहर में भी है तो अच्छी नहीं है। नहीं है बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि इसको सिंपल करो। जी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। हाँ अब पर भी निकाल दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। परछाई परछाई का जो एक साउंड बन रहा था उसे गायब। ये इससे एक बड़ा अच्छा वाकया मुझे याद आता है कि जब गुलजार साहब का एक गीत है कि तुम आ गए हो नूर आ गया है, जी हाँ। वो जब ये लिख कर ले गए जी पंचम दा के पास, तो पंचम दा तो बंगाली, उन्होंने कहा ये नूरा कौन है क्योंकि नूरा आ गया तुम आ गए हो नूर आ गया है, क्योंकि वो नूर आ गया। जब अलिफ जो आ का आकार है आ, जब वो अगले वाले शब्द में जुड़ता है तो नूर आ हो गया। तो परछाई का भी ऐसा ही वाकया था कि यार देखो बिल्कुल। परछाई में ऐसा लग रहा है कि परछाई। जी 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 हाँ। सो ये बड़े लोगों की खूबी होती है, वो वाह बहुत बड़े बड़े काम बहुत छोटे से लम्हे में कर देते हैं। हाँ, उनका दिमाग कितना हाँ। तेज चलता है, माय गॉड। आलोक जी, कोई ऐसी भी शायरी रही जिसे दुनिया ने तो बहुत पसंद किया लेकिन जिसे लिखते टाइम आप कहीं अंदर से टूटे हुए थे? अम्मा और अच्छा। बाबूजी। अच्छा। और अम्मा के साथ तो बहुत ऐसा हुआ था कि हम लोगों में जो रिचुअल होता है जी 13 दिन का, 13वीं, जी तो ये दोनों ही रचनाएं जो हैं जी। ये उन 13 दिनों के अंदर ही हुई। अच्छा। कि माँ का देहावसान, पिता का, बाबूजी का पहले हुआ था 95 में, तो तब वो हुई थी, तो उसमें भी 13 दिन के अंदर ही हो गई थी, वो 13वीं से पहले हो गई थी। अच्छा। और माँ वाली भी ऐसी थी कि हमारे विदिशा से नज़दीक होशंगाबाद जगह है जहाँ नर्मदा पर सारे रिचुअल्स होते हैं, तो हम लोग करके लौट रहे थे और वो तब हुई थी। तो वो टूटने पर ही बनी थी, जब अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ था। उसमें हुआ ये था कि जब मैं इस्लाह कहते हैं हम लोग, जी जब हम अपनी पोएट्री को अपने सीनियर्स को दिखाते हैं, चेक कराते हैं, जी तो हुआ ये कि मैं डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो उर्दू अदब की बहुत बड़ी शख्सियत हैं जी और मेरे गुरु तुल्य हैं, तो मैं उनके पास गया तो फॉर्चुनेटली उनके घर पर निदा फाजली साहब आए हुए थे और मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर था उनकी एक पोएम से, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि तुम ये इस्लाह जो है निदा से क्यों नहीं लेते? बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। जी जी जी। तो दोनों हमारी पोएट्री के आइकन्स। तो मैंने निदा साहब से गुजारिश की कि सर मैंने ये मेरी माँ का देहावसान हुआ है और मैंने खिराज अकीदत श्रद्धा पूर्वक अपने बड़ों को याद करना, तो मैंने ये पोएम कही है, मैं चाहता हूँ आप इस्लाह कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं कर तो दूंगा पर एक शर्त है जी कि तुम इस पोएम के बाद माँ पर कोई दूसरी पोएम नहीं कहोगे। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, मुझे लगा कि क्या वजह है। तो उन्होंने कहा देखो जितना भी तुम्हारी माँ के लिए प्यार था वो तुमने इसमें उड़ेल दिया है। अब जो तुम करोगे अगर दोबारा माँ के लिए कुछ कहोगे रिपीटेटिवली, तो वो प्यार नहीं होगा, वो व्यापार होगा, बाजार होगा। बहुत खूब। तो मैंने कहा बिल्कुल प्रणम्य भाव से मैं आपका ये आदेश स्वीकार करता हूँ। तो ये पोएम जो आपने सुनी है अभी माँ पर, वो निदा साहब ने की थी और उसके फिर एक शेर पर जो आखिरी शेर है उसको भी हमारे, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर भी कुछ पोएट्स ने बड़ी जिसको कहते हैं नजर लगना, तो मैं बहुत उस समय बहुत टूटा। कहते हैं ना कि हीरा टूटता नहीं है, लेकिन कोई अगर उससे उसकी चमक छीन ले बिल्कुल तो फिर उसमें भी दरार आ जाती है। जी जी। तो ये पोएम जो है ये मेरी माँ के लिए मेरी स्तुति की तरह है। अच्छा। अपनी माँ की। तो उस समय दुखी हुआ था, फिर बाद में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई जी, जैसे जैसे परिपक्वता आती गई, तो फिर मुझे ये भी लगा कि चोरी तो उन्हीं के घरों में होती है जिनके घर में कुछ हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तो बात। मैं ब्लेस्ड हूँ
कि मेरे पास खजाना है, तभी सब वहां कुछ से चुरा के ले गया। जी तो खैर वो आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सब शुभ चिंतकों और मित्रों और परिवारजनों की ब्लेसिंग से वो बाद में वो सब रिजॉल्व हुआ और लोगों को लगा कि नहीं हाँ ये किया। वाह क्या बात है। तो अच्छा, अब जैसे आप हजारों लोगों के बीच में हैं और आपको इतनी वाह वाह, इतनी तारीफें मिलती हैं, तो कई बार वो रात को उन तारीफों को याद करके आपका दिल भारी हो जाता है या हल्का हो जाता है? नहीं, वो जिम्मेदारी के बोझ से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ और मैं हमेशा ये बात मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, वो जब जी मेरा शो देखते हैं जी तो मैं जी कहता हूँ जी तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगा। जी अभी हाल में पूछा उनसे मैंने कि तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो उन्होंने बहुत देर तक सोचा, फिर बताया कि इंदौर वाला एपिसोड अच्छा लगा। हम्म। जवाब ये है कि तो शो तो वही सेम होता होगा, फर्क होता एक है एक थोड़ा। एक एक वहाँ आप क्या चेंज करेंगे शो में, क्या स्टोरी में चेंज लाएंगे, क्या आपका आप जो डिलीवर कर रहे हैं उसका स्टाइल क्या होगा, सब चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इंदौर वाला। जी जी। फिर पूछा कि क्यों पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे अब उससे बेटर करना है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक जिम्मेदारी। जहां आप हैं, जहां आप आ गए हैं, वहां से आपको आगे चलना चाहिए। आप अगर ये सोच लें जी कि यार मैं यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तो कोई कंपटीशन है नहीं जी, और मेरे जैसा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो फिर बात बनेगी नहीं, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो जो आप कह रही हैं कि अगर तालियां और वाहवाह मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये जिस पर मिली है जी वो तो हो गया, जी। उससे आगे क्या वाह। वो करना है। बिल्कुल। तो अब उस पर आप एक बार अम्मा पर इमोशनल होंगी, दोबारा बुलाएंगी, शायद दोबारा भी हो जाए, तीसरी बार आप कहेंगे आलोक जी कुछ और ऐसा सेंसिटिव, कुछ और ऐसा जज्बाती है, सुनाइए ना। जी तो वो लगता है मुझको। जी जी, बहुत खूब। ये बात तो आपने बहुत सही कही है। माँ वाली नहीं, मैं बात बातें तो सब कही है। सही कहता हूँ। नहीं नहीं, आपने माँ वाली बात कही। पता है, आपकी बातों से मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ। जब मेरी माँ गई थी तो मैंने भी कुछ लाइनें लिखी थी, मतलब मैं आपकी नहीं, पर वो मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आपको अभी बाद में सुनाऊंगी। मेरी प्यारी माँ करके मैंने। अच्छा अच्छा मेरी माँ को चाय का बहुत शौक था, जी। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो चाय उन इतना शौक था कि मैं पढ़ रही होती थी ना, वो बीच में बोलती थी चाय बना ला, कोई भी लोगों को बुलाती रहती थी, आ जाओ चाय पी लो, चाय पी लो। और मुझे इरिटेशन होती थी, मैं पढ़ रही होती थी, पूनम चाय बना दे। तो इस बात ने ना मुझे चाय से नफरत कर दी थी, मुझे ओह। कि सब कुछ खाऊंगी पीऊंगी, चाय नहीं पीऊंगी। लेकिन जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, मैं उनके सामने बैठकर चाय पी रही थी, क्या बात है। जो रोती जा रही थी और चाय पी रही थी। तो मैंने उसी पे कविता लिखी थी, उनकी डेथ के एक दिन बाद ही। और वो मैंने जब उनकी जो हमारे यहाँ क्रिया होती है, जो उठावनी, उसमें बोली थी, रोते रोते बोली थी। फिर बाद में मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, तो आई विल शेयर विद भेजिएगा, यू। प्लीज। जी जी। तो मैं, ये बात सच्ची है कि आप माँ पर एक बार जो लिख दोगे, आपने अपना सब कुछ उड़ेल दिया। उसके बाद मैंने मदर्स डे पे लिखा, वो बात नहीं थी, जो वो व्यापार ही हो जाता है। हाँ, वो इमोशंस जो हैं जिस फ्लो में एक बार आते हैं आपके जी पास, बिल्कुल। फिर तो आप खींचते हैं ना उनके अपनी जी तरफ, फिर बिल्कुल। वो आते नहीं है। जी। तो अब जैसे, अब एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या एक कवि की जिम्मेदारी सिर्फ खूबसूरत लिखने की है, या कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में इतना सब कुछ हो रहा है, कहीं क्या एक फर्ज नहीं बनता कवि का कि वो बेचैन भी करे समाज को कभी कभी अपनी बातों से, अपनी लेखनी से? मेरी एक पोयम मुझे याद आ रही है। जी मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ, जी तो मैं अक्सर, कोई कहता है कि तुम जर्नलिज्म में हो और पोएट्री भी करते हो, तो मैं उसको ये पोयम सुनाता हूँ। और इस पोयम में मेरा जर्नलिस्ट पोएट है और पोएट जर्नलिस्ट है, तो बिल्कुल है। और उसके जवाब में मैं ये पोयम आपको पढ़ता हूँ कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। वाह क्या। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। जी। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर, जी। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है।
आहा, हाँ, और घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात और सत्य एक मात्र है। वाह। दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। ओह गॉड, क्या बात है, बहुत खूब। तो कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। वाह, तो बिल्कुल होती है जिम्मेदारी। बिल्कुल। और मैं चूंकि पेशे से पत्रकार हूं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है, संवेदनशील दृष्टि नहीं है, बहुत निरपेक्ष पक्ष से रहित किसी एक वाद या पक्ष की तरफ न देखकर सब तरफ देखने की अगर दृष्टि और आपके अंदर चिंतन नहीं है, आप अपने समय और समाज से बेदार नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, उसके प्रति जागरूक नहीं है, तो ना आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, ना अच्छे पोएट हो सकते हैं, और जर्नलिस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जी तो मेरे साथ तो ये है कि मेरा जो पेशा है जी। वही मेरा पैशन है, और जो मेरा पैशन है वही मेरा पेशा है। वाह वाह। और ये इसकी जो एक खुशी है वो आपके चेहरे से झलकती रहती है। तो इस इमोशनल कवि से प्यार की भी बातें कर ले जी करिए। थोड़ी सी। तो आपके हिसाब से प्यार निष्कपट होता है या मोहब्बत में भी थोड़ा स्वार्थ छुपा होता है? बहुत मुख्तसर सा जी जवाब है क्योंकि प्यार का कैनवस बहुत बड़ा है। जी। इतने बड़े कैनवस पे अगर आप एक डॉट रख दें और वो खूबसूरत लगे, तो वो सिर्फ इतना होगा कि प्यार जो है वो लेने का नाम तो है ही नहीं। बिल्कुल सही। प्यार में सबसे बड़ा स्वार्थ है कि मैं क्या दे सकता हूँ, यही स्वार्थ है। यही स्वार्थ है। ओह वाह, आप देखें, ये बहुत गहरी बात है। आप देखें कि पेरेंट्स जो हैं जी, उनका स्वार्थ क्या होता है कि वो अपने संतान को बेस्ट दें। बेस्ट है। कभी कभी संतान नहीं समझ रही होती है, तब भी वो उन्हें गलत समझे तो भी उनकी दुआओं में वो बेस्ट देते हैं तो उन्हें। मुझे लगता है कि मेरी नजर में जो प्यार है जी वो लेने का नहीं, उसमें गिव एंड टेक तो है ही नहीं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सिर्फ देने का नाम है। अगर, और मेरा एक कोट था, बहुत बहुत पसंद किया गया, जी कि किसी से प्यार करने से पहले ये जरूरी है कि आप उसके सपनों से प्यार करें, वो चाहता क्या है, चाहती क्या है। तो वाह, ये है जिंदगी और प्यार में ये खासियत है कि आप प्यार में देना सीखिए, लेना मत सीखिए। वाह। और मुझे तो आपकी वो लाइन बहुत अच्छी लगी है जो आपने बोली कि स्वार्थ वाली बात जो हाँ, बोली है। प्यार का सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि मैं क्या दे सकता क्या हूँ। दे सकता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तो आप इतनी चमक दमक में स्पॉटलाइट के बीच में रहकर आपने क्या सीखा कि जो असल रोशनी है वो स्पॉटलाइट में है या पर्दे के पीछे है? असल रोशनी तो हमारी कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, असल रोशनी तो आपके अपने अंदर है। जी बाहर तो कोई रोशनी होती ही नहीं है। जी बिल्कुल। जितने बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा हुए, जी उन्होंने बाहर की रोशनियां नहीं देखी, वो उन्होंने अंदर की रोशनी देख ली और वो निकल गए। निकल गए, तो बिल्कुल। कोई क्रिएटर जो है वो क्रिएटर हो ही नहीं सकता। उसकी कोई चीज, कोई कंपोजिशन, कोई अभिनय, कोई पटकथा, कोई पोएट्री आपको अच्छी लग ही नहीं सकती बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने अपने अंदर की रोशनी को नहीं पहचाना होगा। तो सबसे बड़ी रोशनी, जो सबसे बड़ी स्पॉटलाइट है, वो आपके अंदर है। अंदर है। जरूरत है उसको पहचानने की या उसे जलाने की। बिल्कुल, कि आप उसको जोत जलाने की। जोत अपने। जलाने की। बहुत खूब। तो आपने इतने लोगों के लिए लिखा है, तो किसी ऐसे शख्सियत ने आपको कौन सा, कोई एक ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह ले, सिंपल कह ले, या गहरा सबक दिया हो? कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी सेलिब्रिटी? सबक नहीं कहूंगा मैं उसको, जी। मैं रोशनी कहूंगा। अच्छा। आशुतोष राणा जी, ओह वाओ। जिन्होंने मतलब उनके बारे में बोलते हुए, उनके बारे में बात करते हुए मैं अक्सर सजल हो जाता हूँ, नेत्र सजल हो जाते हैं और मन भर जाता है। आप तो उन्होंने, अपने बड़े भैया बुलाते हैं? हाँ, मैं उनको संबोधन भी भैया का ही करता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बहुत चेंज किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो अप्रत्यक्ष रूप से जी जो कार्य करवाए, अब जी हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से करवा रहे हों,
जी उनको पता चल रहा, उनको बड़े लोग होता, बहुत पर मेरे राइटिंग वर्ल्ड को, मेरी पूरी रचनात्मक जीवन को जो एक बहुत बड़ी दिशा जिसको मैं कह सकता हूँ या टर्न कह सकता हूँ डिवोशनल की तरफ, अध्यात्म की तरफ, थिंकिंग की तरफ, अच्छा उसमें आशुतोष राणा जी का मतलब अच्छा एक ही शख्स में मैंने हम 4 भाई थे। आशु भैया के मिलने से पूर्व मैं अक्सर कहता हूँ, मंचों पे भी कहता हूँ कि मेरे 2 भाइयों का देहावसान हो गया था, तो महादेव ने 2 ले लिए, 1 दे दिया। तो भाई भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, मेंटोर भी हैं, तो गुरु भी हैं, वाह और उनके साथ तो एक अलग ही कनेक्शन है। कोविड का जमाना था। अच्छा अच्छा और ये पोयम जो मैंने अभी आपको सुनाई, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, ये पोयम मैंने उनको भेजी थी जी और उनसे निवेदन किया था कि भैया ये हिंदी की है और आप हिंदी के इतने बड़े पुरोधा हैं, हिंदी साहित्य अकादमी आपको मिला हुआ है और रामराज जी उनकी पुस्तक बहुत लोकप्रिय हो रही थी उस समय, तो मेरा बड़ा मन है कि इस पोयम को आप पढ़ दें। जी जी तो उनका छोटे भाई बिल्कुल आपका मन है तो हम जरूर पढ़ेंगे। तो मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने वो पोयम पढ़ी और वो देखते ही देखते मिलियंस और बिलियंस में वायरल हुई। वाह उस कोविड के दौर में जी 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 कुछ रोज बाद उनका फोन आया, उनका छोटे भाई मैं चाहता हूं कि तुम जो शिव तांडव स्तोत्र है उसका हिंदी भावानुवाद कर दो। अरे मैंने कहा भैया क्या बात कर रहे हैं, इतनी दिव्य स्तुति रावण द्वारा और इतना कठिन छंद, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, उसको समझने में ही उम्रें निकल जाएंगी। चले नहीं तुम कर लोगे और तुमने ये मीटर साध रखा है। तो मैंने कहा कि कहाँ साध रखा है बताइए। तो बोले कि मैंने तुम्हारी जो पोयम पढ़ी है अभी तुम्हारे निवेदन पर जी जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, वो यही मीटर है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है जी सेम। वाह तो फिर मैं अक्सर कहता हूं कि आशुतोष का वो कार्य था, क्या आशुतोष निमित्त बने, बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदी शिव तांडव स्तोत्रम इन 2 लोगों के मार्गदर्शन और कृपा से आलोकित हुआ। वाह, तो आप परम भक्त हैं शिव के, और हिंदी शिव तांडव के बारे में कुछ और भी बताएंगे? मैं उसके कुछ आपको पंक्तियां अंत में सुनाता हूँ। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिवा शिव। हम सब उनकी कृपा से ही तो कॉन्शियस में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वो 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। अब शिव क्या है जी? विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वाह क्या बात है। देखिए आशु भाई भी समझाते हैं, हम भी कहते हैं बात, उन्हीं से हमने भी समझी है जी कि शिव इकलौते ऐसे देव हैं हमारी सनातन परंपरा के कि जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको आलोक अगर श्रद्धा पूर्वक रख दे तो आलोकेश्वर हो जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा प्रभु श्री राम ने लंका विजय के पूर्व बुलाया बिठाया आदर पूर्वक तो रामेश्वरम हो गए। बिल्कुल। यानी जहां विराजे उस स्थान को सिद्ध कर दिया। बिल्कुल। और जिसने विराजा उसे प्रसिद्ध कर दिया। वाह क्या बात है। विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वह उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। वाह। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया,
वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम तरल अनल गगन पवन तरा तरा शिव शिव। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत लाइनों के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करें। ये पॉडकास्ट नहीं था, ये दिल से दिल की बातें थी। ये दिल से दिल की बातें थी और बहुत ही खूबसूरत बातें थी। और मैं क्या बोलूं, मैं भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर ऐसे ऐसे महान कलाकार आ रहे हैं और इस जगह को इतना ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। नहीं नहीं पूनम जी, यू हैव आल्सो अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। और व्यक्ति उसी व्यक्ति के सामने खुलता है जी जो उसे अपने जैसा लगता है। जी तो अगर दिल से दिल की बात आपसे हो पा रही है तो कहीं दिल से दिल की कनेक्टिविटी भी हुई है, तभी हो पाई। थैंक यू, थैंक यू। सो आलोक जी, एक छोटा सा गिफ्ट दिल से दिल की बातें की तरफ से है। थैंक यू सो मच। और मेरी इच्छा है कि इसे आप अपने, ये ब्रोच बहुत खूबसूरत सा, अपने अच्छा, दिल के पास लगाइएगा और अपने अरे दिल वाह। की बातें सभी के साथ शेयर करते रहे। क्या बात है, बिल्कुल 100%। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।